हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और ई सहपाठी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हमने पहले भी पढ़ाया और आज के दिन के लिए हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो चलिए उसके बारे में कुछ जानें, कुछ पढ़ें, क्या होता है कैपेसिटर, कैसे काम करता है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहला टर्म हमारा आता है कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर बोलते किसको है? अगर कैपेसिटर किसी को बोलते हैं तो एक और टर्म होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो डील करते हैं हम कैपेसिटेंस को, बाद में समझेंगे, पहले कैपेसिटर समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो बहुत सारे डे टू डे लाइफ के चीज़ों में, जैसे मान लो पंखा है तो उसमें एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, और भी सारा टीवी है, उसमें भी बहुत सारे कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के। तो कैपेसिटर होता क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, उसमें बेसिकली क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज करके कोई भी डिवाइस को बनाते हैं या यूज़ करते हैं, तो समझते हैं। चलिए, तो कैपेसिटर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्लेट हो या फिर एक कंडक्टर हो जो कि चार्ज्ड हो। ओके, तो कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास ये चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, चार्ज कंडक्टर मतलब कुछ भी इसमें चार्ज होगा। अभी के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव, जनरली मानते हैं हम कि हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, एक चार्ज शीट है, शीट बोलो या फिर आप बोलो कि एक कंडक्टर है। शीट कंडक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चलो कंडक्टर बोलते हैं। अब अगर हम कैसे, इसका प्रिंसिपल है, क्या फेनोमेना इसमें मतलब होता है जिससे इसका प्रॉपर्टी डेवलप होता है कैपेसिटेंस का। तो जब एक चार्ज कंडक्टर, इस पे कोई भी मान लो हम चार्ज दिए हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दिए हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलोंग द लेंथ, अलोंग द सरफेस। अभी मतलब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन अलोंग द सरफेस ही हम समझते हैं कि ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मान लो कि एक कंडक्टर के अगल बगल हम कोई एक मेटल प्लेट लाते हैं, चार्ज नहीं, एक मेटल प्लेट बस लाते हैं, तो होगा क्या। और मान लेते हैं यहाँ पे एक बहुत ही कहीं से भी एक मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं इसके कहीं भी आसपास। ओके, और अब यहाँ पे एक मेटल प्लेट आ गया। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इंडक्शन। ओके, या फिर इंडक्शन ही बोलेंगे उसको। तो होता ये है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है ना, तो उसके पास अगर कोई दूसरा ऐसा बॉडी जो कि कंडक्ट करेगा चार्ज को, उसको लेके आएंगे, तो एक तरह का है ना चार्ज का इंडक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन जिसको बोलेंगे, मतलब या तो चार्ज का लेन या फिर देन होगा। अगर कोई भी कंडक्टर आसपास या फिर मेटल का कोई भी शीट अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे एक मेटल शीट है। ओके, तो यहाँ पे इसको लाए हैं, तो यहाँ पे एक तरह का है ना इंडक्शन होगा। ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे एक तरह का इंडक्शन के तौर पे समझो उसको, एक तरह का इंडक्शन होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है इंडक्शन में, ठीक है, तो होता ये है कि ये जो चार्ज है, ठीक है, अब यहाँ पे ये चार्ज इसको कुछ चार्जेस देगा, क्योंकि इंडक्शन होगा तो कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा, तो इसको कुछ चार्ज देगा। ओके, मान लो कुछ चार्ज बांट दिया इसका, मतलब ये कुछ भी सरफेस था, क्यों मैं कुछ पार्ट दे दिया इसको। तो जनरली होता ऐसा है कि जो मेटल प्लेट है ना, उसके मेटल प्लेट के अगर प्लेट बोल रहे हैं तो उसका दो सरफेस होगा, एक इस साइड एक इस साइड। तो जो सरफेस कंडक्टर के फेसिंग में होता है, ठीक है, वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ओके, और जो सरफेस के जो प्लेट के उस साइड होता है जिधर कंडक्टर नहीं है हमारा, उधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज इंड्यूस्ड होने के कारण कुछ यहां पे प्रोड्यूस होता है। ये जो रीजन है, यहां पे एयर है मान लो अभी, ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसा होगा
जिससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। ओके, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ से एक तरह से लाइन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन जो होगा फील्ड लाइंस का इस तरह से होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी सरफेस इन्फिनाइट शीट पे एक चार्ज होता है, ठीक है, उस चार्ज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक चार्ज शीट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ उसको अभी छोड़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट होंगे, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला होगा या फिर कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी इसको नहीं जानते हैं। और अब देखो यहाँ पे जो मेटल शीट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मान लो इसको हम अर्थ कर दिए, ओके, इसको अर्थिंग कर दिए हम, तो अर्थिंग करेंगे तो होगा क्या, तो अर्थ जैसा कि एक इन्फिनाइट पोटेंशियल का रीजन है, तो होगा ये कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना इस प्लेट पे, तो होगा ये कि जो पहले इसका कुछ पोटेंशियल होगा इस प्लेट का, ठीक है। अब इसको हम इस प्लेट को अर्थ कर दिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो ये जो चार्ज मेरा बट गया, ठीक है, तो हम होगा उससे क्या कि हमारा अगर चार्ज बट गया है तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है डिफरेंस उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब हम जितना किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, अगर जहाँ पे अगर हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं उसी प्रोपोर्शनैलिटी में मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब मान लो यहाँ कुछ भी चार्ज है, यहाँ पे कुछ और चार्ज देना चालू कर दिए 2 3 4, तो जनरली सी बात है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और चार्ज फ्लो करना चालू होगा, ठीक है। तो ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि चार्ज पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस प्लेट को हमने अर्थ कर दिया और सारे पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज थे, सभी ग्राउंड की तरफ चले गए। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो पहले पोटेंशियल था हमारा, ओके, पोटेंशियल इस प्लेट का थोड़ा सा रिड्यूस हुआ और ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है। तो हम ऐसा समझते हैं कि कैपेसिटर एक तरह का अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम चाहते हैं, हमारा पर्पस ये होता है कि दो प्लेट के बीच में एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से उसको इंक्रीज करें, ताकि एक डिफिनिट डिस्टेंस, मान लो देखो हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल हम क्या क्या कर सकते हैं, जितना हम इसको चार्ज दे रहे हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, 2 चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हुआ कि इसके बीच में जो मीडियम है, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मान लो मीडियम एयर है, ये जो भी मीडियम होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक उसको बोलते हैं, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक खुद बोलते हैं, लेकिन अभी एयर कंसिडर करते हैं और इसका एयर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1, तो अभी जनरली वही समझते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को अगर हम लोग कम बेसी करेंगे तब जाके हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अंतर आएगा। तो अंतर लाना है, लेकिन हमको एक पॉजिटिव अंतर लाना है, मतलब डिफरेंस को बढ़ाना है, तब जाके हमारा जो पर्पस है कैपेसिटर बनाने का वो फुलफिल होगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इस कैपेसिटर में एनर्जी जो है सेव होगी। तो हुआ क्या, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने से क्या हुआ अल्टीमेटली, तो देखो एक जो मैंने आपको बताया एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी जो कैपेसिटर में होता है उसका ये फॉर्मूला है 12CV², जो मैंने यहाँ लिखा है। तो आप देख पा रहे हो कि एनर्जी जो है हमारा, ठीक है, एनर्जी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किन किन चीज़ों से, कैपेसिटेंस से और वोल्टेज से, ठीक है, V से, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि मेरा जो एनर्जी, अब अलग अलग कैपेसिटर जो भी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं या फिर कहीं पे हम यूज़ करते हैं,
तो हम क्या करेंगे कि हमको अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पंखा के लिए हमको सर्टेन कैपेसिटेंस या फिर जिसको बोलेंगे माइक्रोफराड वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, वो एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन का ही कैपेसिटर हमको उसमें इस्तेमाल होगा। या फिर कोई गाड़ी है या फिर बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे यूज़ होता है वो वहाँ अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन के कैपेसिटर यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मेरा जो अल्टीमेटली कारण होता है अलग अलग यूज़ करने का, वो होता है एनर्जी कितना हम स्टोर कर रहे हैं उसमें। तो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, वी पे। और अब मेरा वी किस पे डिपेंड करता है? तो अब जैसा कि हमने बताया कि दो प्लेट के बीच में जो मीडियम होता है, ठीक है, जो मीडियम होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर जो मीडियम है हमारा, ठीक है, वैक्यूम एयर को हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, एयर को हम लोग 1 लेते हैं। तो देखो हम चाहते हैं ना ऐसा कि मतलब हम ऐसा एक मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस करें दोनों प्लेट्स के बीच में जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करे, और वो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा उतना ही मेरा एनर्जी स्टोर होने में मदद करेगा और एनर्जी स्टोर की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो जो सोल पर्पस होता है मेरा एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटर का, और कहीं ना कहीं ये एक प्रिंसिपल भी हुआ। और अगर हम इसको डेफिनेशन में फ्रेम करेंगे कैपेसिटर को, कि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स विच इज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर विथ अ सर्टेन गैप बिटवीन देम so that a certain amount of energy is stored, okay, that is known as capacitor। अब कैपेसिटर तो डिस्कस कर लिया, जान गए हम कैपेसिटर क्या होता है। तो दूसरा चीज आएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट का जैसे हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट का जैसे हम बोलते हैं कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस उसका होगा कि वो कितना एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। ओके, तो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। दूसरे अगर फॉर्म में अगर इसका हम डेफिनेशन को बताएं तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे अगर कैपेसिटर को अगर हम फॉर्मुलाइज करें, फॉर्मूला उसका लिखें, कैपेसिटर इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो एक मीडियम जो भी था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही आ गई थी, ठीक है। तो एक चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वहां पे एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही। तो एक चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हमको देता है कैपेसिटेंस उस मतलब अरेंजमेंट का, ठीक है। मतलब पर यूनिट वोल्टेज हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्प्लेस कर पाते हैं, वो हमको कैपेसिटेंस देता है। दो डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया, होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि कैपेसिटर बहुत ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत नहीं, मतलब 3-4 प्रकार के तो होते ही हैं। आपने खुद देखा होगा कि कहीं आपको एक सर्कुलर टाइप का, आप देखो, आप जैसे मैंने बताया कि दो, तो कैपेसिटर का बेसिकली अरेंजमेंट जरूरी है, वो किसी भी शेप में हो। कभी कभी हम देखते हैं एक सर्कुलर, यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ओके। तो कैपेसिटर के टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ओके। तो पहले टाइप देख लेते हैं ऊपर से। तो देखो मेरा जो अरेंजमेंट था दो प्लेट का, ओके, दो प्लेट का अरेंजमेंट था, किसी में पॉजिटिव था किसी में नेगेटिव था, और वो कहीं से एक सर्किट से कनेक्टेड था, ठीक है। तब यहाँ जाके एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड हुआ, ओके। तो ये जो अरेंजमेंट है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है
इस अरेंजमेंट को हम लोग अलग अलग, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें सिंपली 2 प्लेट रखे होते हैं और ये दोनों एक वोल्टेज से कनेक्टेड होता है, दोनों चीज़, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं और फिर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि मैंने पहले भी मतलब जो अभी मैंने डिस्कस किया प्रायरली, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। उसके बाद एक आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होगा? तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब बोलेगा कि इसमें इस तरह का अरेंजमेंट कैसे होगा कि सर कि एक प्लेट को हम नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, एक टर्मिनल को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे और एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। तो उसमें करते हैं क्या है जनरली कि इसमें है ना एक हॉलो बीच में भी, ठीक है, बीच में भी एक तरह का प्लेट रहता है। ओके, ये आप इसको सिलेंडर समझ लो, एक ये आउटर सिलेंडर है और ये इनर सिलेंडर है। तो और ये दोनों में अलग अलग टर्मिनल से इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जनरली अगर हम कनेक्ट किए हैं तो एक सरफेस पे आप ये नीचे मतलब अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो होगा क्या, अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो अंदर हो क्या रहा है, ऐसे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस रीजन में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ किए हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा है तो वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा। तो मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है, जो मेरा सिलिंड्रिकल बनाने का तरीका था, मतलब जो पर्पस था सिलिंड्रिकल बनाने का, वो फुलफिल हो रहा है। और फिर अगर एक और टाइप पे जाए जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, तो स्फेरिकल की बात करें तो आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एक अंदर सिलेंडर था, उसके आउटर एक और सिलेंडर था, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं। तो सिमिलरली एक स्फेयर लेंगे हम और उसके अंदर एक हॉलो स्फेयर, मतलब एक और स्फेयर रहेगा जो भी कंडक्टर रहेगा, और इसके दोनों के बीच में ये जो रीजन है, ये रीजन खाली रहेगा। ओके, खाली भी रह सकता है, खाली रहेगा तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर मीडियम एयर है तो उसका कैपेसिटेंस 1 होता है। तो अगर कोई भी यहाँ डाइलेक्ट्रिक यूज़ किए, इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ किए, डाइलेक्ट्रिक, ओके, इसके अंदर यूज़ करेंगे तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। आप अरेंजमेंट समझ पा रहे होगे कि एक स्फेयर है, उसके अंदर एक और स्फेयर है, और जो दोनों के बीच का जो मीडियम है वहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ हुआ है, और यहाँ पे दोनों को किसी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इस तरह का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गए तो मेरे एनर्जी भी स्टोर करने में मेरे को हेल्प होगी और पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही। तो ये हो गया बात। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, ये लिखा मैंने, ये तो बच्चा वाला फॉर्मूला है। तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर इसको, जैसे कि आपके बोर्ड्स में आते हैं डेरिवेशन इसके, तो थोड़ा सा इसको डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो V है, V कहाँ से आएगा? ओके, तो V को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V की जगह पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके हमारा एक फॉर्मूला आएगा। तो आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा होगा। गॉस लॉ क्या कहता है, कुछ याद करें तो, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो जनरली होता क्या है कि एक क्लोज्ड एरिया में, ठीक है, जो नेट चार्ज, नेट फ्लक्स इंड्यूस होता है फाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है का होल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण डेवलप होगी यहां पे, और जो उसका एरिया होगा उसका इंटीग्रेशन हमको देता है फ्लक्स, जो हुआ फ्लक्स EA, इसको EA लिख लेंगे। ओके, किसी भी रीजन में जो फ्लक्स होता है वो होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। एक कोई भी मतलब जिसको बोले कि एक क्लोज सरफेस, ओके, एक क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो
तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, एक और ये दो, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमको यहाँ से ये ऐसे नहीं मिल जाएगा, ये इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई यहाँ से मेरा आ जाएगा ई इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट ए। आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और अब एक और फॉर्मूला हमने देखा होगा, अगर फॉर्मूला नहीं बोलेंगे लेकिन एक जनरल कन्वेंशन अगर आप समझिएगा तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो होता है वो तो हमने पढ़ा होगा कभी, ई डॉट डी आर से मेजर करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है दोनों, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन आप शॉर्ट में ऐसे समझ लो, ई डॉट डी आर था तो ई डी समझ लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन एंड द एनर्जी विच इज required to move that charge from one place to another, that distance we have to multiply here. Okay, then overall we will get a potential that is known as ED. Okay, तो देखिए यहाँ पे हमारा V जो है ED हुआ। अब ये इक्वेशन मान लो इसको तीसरा नंबर देते हैं, भले हमने इसको पहले लिखा है लेकिन चलो इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है V इक्वल टू E इंटू डी। ओके, और यहाँ पे जो इक्वेशन है मान लो 4 नंबर है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करिए, ठीक है। तो V लिखें और E की जगह पे हम वो पुट कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और जो हमारा D है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमको मिलता है V की वैल्यू। ओके, अब ये V की वैल्यू को हम डालेंगे इसमें, C इज इक्वल टू Q अपॉन V की जगह पे होगा QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। ओके, यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा कुछ, ये टर्म्स ऊपर आ जाएगा, तो ओवरऑल मेरा आएगा इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटेंस। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, इससे हम कुछ जान सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें जो हम जान सकते हैं कि जो मेरा कैपेसिटेंस है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ प्लेट के। ओके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। मतलब क्या हुआ कि प्लेट्स को हम जितना एरिया बढ़ाएं, देखो होता क्या है अल्टीमेटली कि हम अगर एरिया बढ़ाएं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब बहुत बड़े एरिया में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऊपर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, ठीक है, वो अगर हम किसी दो प्लेट को दूर पे रखे हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट नहीं होगा, या फिर ये इधर से डेविएट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही निकले, इधर भी थोड़ा सा स्केप हो जाता है। तो हम एक अजम्पशन लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो एक अजम्पशन लेते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी लार्ज होती हैं एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशंस लाइक थिकनेस। अगर थिकनेस है उसके कंपेरिजन में जो एरिया होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा करने का वजह क्या है? तो ऐसा करने का वजह ये है कि जो मेरे चार्जेस जो मेरे सरफेस पे होंगे ना प्लेट के, वो है ना स्केप ना करें। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा, तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे होता है ना, यहाँ पे चार्ज है बाहर निकल गया, कुछ स्केप हो गए, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर है चार्ज, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो चार्ज इस डायरेक्शन से लेके इस की तरफ होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होगी एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो एरिया ऑफ प्लेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे एज कम्पेयर टू अदर टू डायमेंशंस। एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना वो डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना वो डिस्टेंस पे रिलाई नहीं करते हैं कि मेरा कितना दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेट के बीच में। लेकिन जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला लिख दिया ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हुआ मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो चलिए
कुछ और हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस। हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कैपेसिटर, अब देखिए बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कैपेसिटर को सर्किट से कनेक्ट कैसे करते हैं। सर्किट से कनेक्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया कि एक टर्मिनल को नेगेटिव से मतलब कनेक्ट करते हैं, एक को पॉजिटिव से करते हैं। तो देखो हर एक कैपेसिटर का अपना एक क्षमता होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बोला ना मैंने Q/V। तो यहाँ से एक हम डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं। Q हुआ चार्ज जो कि कूलम में होगा, ठीक है, कूलम में होगा चार्ज, और V होगा, V किस में होगा, वोल्ट में होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो एक स्टैंडर्ड आता है हमारा किसी भी एक कैपेसिटर का, एक छोटा सा या फिर किसी भी तरह का कैपेसिटर का एक जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको हम लोग फराड से डिनोट करते हैं, फैराड। ओके, ये एक यूनिट है हमारा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और 10⁻⁻⁶ होता है एक माइक्रोफराड, और 10⁻⁻12 होता है 1 क्या पिकोफराड। चलो, तो अब हमने बोला कि अगर मान लो मेरे पास एक अरेंजमेंट है, अगर मैंने दुकान से लिया कि अब गया, हमको मान लो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, या फिर कुछ भी हम अगर बना रहे हैं, तो हम मार्केट में, अब देखो बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन मान लो मेरे पास छोटा छोटा ही है कैपेसिटर, सब स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यू की, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं अलग अलग आउटपुट निकालने के लिए। तो हम कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर्स का जो कन्वेंशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर को हम पैरेलली अगर एक सर्किट में प्लेस कर दें, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कैपेसिटर को हम एक सर्किट में अगर प्लेस कर दें तो जो इसकी क्षमता है एनर्जी स्टोर करने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दो तरह का अरेंजमेंट हो जाता है। या फिर अगर हम ऐसा करें इसको कि इसको जैसे अभी ये सीरीज में हमने जोड़ा, तो अब हम एक सीरीज में जोड़ा, तो अब हम इसको पैरेलली भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, पैरेलली भी जोड़ सकते हैं इस तरह से। हाँ, मान लो इधर है ऐसे, पैरेलली भी जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल जोड़ने का और सीरीज में जोड़ने का अलग अलग तरीका है और कुछ अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में अगर हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो देखो सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं ना, तो जनरली अगर किसी भी चीज़ को हम सीरीज में जोड़ें, एक सर्किट है मान लो कंप्लीट हो रहा है एक सर्किट, तो सीरीज में क्या चीज़ कांस्टेंट होता है, बताओ क्या चीज़ कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल। जो अलग अलग कैपेसिटर है, अभी किसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस करेगा, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो तीनों पोटेंशियल है ना, वो ऐड करके एक अलग पोटेंशियल देगा, ओके। तो देखो, तो जो चीज़ है, जो इक्वेशन हमारी बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, V = V1 + V2 + V3 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि कैपेसिटेंस पहले हमने डिराइव किया Q/V डिराइव किया था, तो वहाँ से हम इसको ऐसे डिराइव कर लेते हैं, V = Q/C, ठीक है, Q/C Q2/C + Q3/C1 C2 और C3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सर्किट था हमारा, सर्किट था जो हमारा, यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो जो चार्ज गया वो तो एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज इधर पे गया, अब वही चार्ज इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मान लो Q1 Q2 और Q3। तो यहाँ पे चार्ज तो अलग हो गए, लेकिन हुआ क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये दोनों सेक्शन के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे, वो तो डिफरेंट था ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, और वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों कैपेसिटर में। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो टोटल चार्ज था इज इक्वल टू Q/C1 Q1/C1 Q2/C2
प्लस Q3 बटा में C3। तो ये जो तीनों चार्ज हैं, ठीक है, कंबाइन होके हमको एक चार्ज देंगे। ये जो है ना एक सिंगल चार्ज है, ठीक है। यही चार्ज, यही अब यहाँ जो पर्टिकुलर चार्ज दिए हैं वही चार्ज जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एक ही चार्ज सब जगह जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज हम अगर तीनों को मतलब तीनों को अगर बाहर हम निकालें तो 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C3 ऐसे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे V इंटू क्यू हुआ, ओके। तो ये Q और ये Q जो टोटल चार्ज था वो कैंसिल हो गया। और C जो है हमारा यहाँ पे Q अपॉन वेट वी है ना, तो V से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, अरे यार सॉरी Q बटा में C। तो ये Q बटा में C होगा V की वैल्यू। तो ये Q और ये Q कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा कैपेसिटेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू जो तीनों कैपेसिटर है C1 C2 और C3 तीनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के साथ एडिशन है, ऐसा। ये 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C3 तब जाके कॉम्बाइन होके 1 बटा में C टोटल देता है मुझे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप ऐसे मतलब पैरेलल कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर को ऐसे सॉल्व करेंगे। और जो पैरेलल कैपेसिटर होते हैं वो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके एकदम ऐसे लीनियरली ही ऐड हो जाते हैं। आप बोलोगे कि आप कैसा, ऐसा क्यों होता है? जो चार्ज होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ही चार्ज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये सीरीज को भूल जाएं और ये मतलब ये पैरेलली किया है सारा कैपेसिटर, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो यही चार्ज जाके कहीं पे यहाँ पे जो चार्ज दिया था वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, अलग अलग। यहाँ पे मान लो Q बटा में 3 हो रहा है, यहाँ पे Q बटा में 3 हो रहा है, यहाँ पे Q बटा में 3 हो रहा है, ठीक है। तो यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए तीनों डायरेक्शन में। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था कि जो चार्ज है वही चार्ज सिंगल Q इस पे भी जा रहा था, इस पे भी जा रहा था और इस पे भी जा रहा था, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्योंकि ब्रांचेस अलग हो रहे हैं। और IR आपने जो जैसे अगर किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा तो करंट भी अलग अलग होता है, करंट उसी के हिसाब से चार्ज जैसे जाते हैं उसी तरह से करंट डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ जब पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे कैपेसिटर तो सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड होगा, ओके। क्योंकि चार्ज सब में कंबाइन होके चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू बिगर Q। तो आप जैसा कि मैंने आज आपको पढ़ाया कैपेसिटर के बारे में, एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में, पैरेलल और सीरीज वाली चीज़ें, तो अगले क्लास में हम डील करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो इस चैप्टर को, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो। और चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप मेरे सहपाठी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन पैनल को दबाओ और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए देखते रहो। चलिए, थैंक यू।